वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 पे। और आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 49 के बारे में। दोस्तों हम यहाँ पे क्यूज लेकर आ रहे हैं पर डे आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं टॉप 40 आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये चारों टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और आपका जो इसका पीडीएफ है वो शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम पे। तो सक्सेस की 98 को टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और साथ ही साथ सक्सेस की 98 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सभी वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों जितने भी वीडियो की क्लासेज हैं वो आपको सामने हैं और शाम को 8:30 बजे हम लेकर आते हैं जीके की ये क्लास। तो जीके की ये क्लास बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन अगर सही हुए तो 1 सेकेंड और गलत हुए तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को रिपीटेशन देखें और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्यूज का। हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकेंड का टाइम दूंगा, 3 सेकेंड में आपको उसका आंसर नीचे कमेंट करना है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको बता देता हूं कि 40 क्वेश्चन है, 40 में आउट ऑफ 40 कितने सही किए हैं वो उत्तर जरूर दे के जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रागा मियां की मल्हार को किसने बनाया था? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या फिर स्वामी हरिदास। चलिए 3 सेकेंड का टाइम देते हैं दोस्तों आपको यहां पे। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए तो आंसर है यहां पे दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा, इट्स ए तानसेन। अगला क्वेश्चन, लाल किले के में मुगल की उपस्थिति किसके पतन के साथ समाप्त हुई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि लाल किला को छोड़िए, यहाँ पे मुगल शासनकाल का अंतिम शासक कौन था, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लाल किले में मुगल की उपस्थिति के किसके पतन के साथ हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर के। अगला और बता दें कि ये आखिरी मुगल वंश का आखिरी शासक भी था। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तीसरा, चलिए आंसर कीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध तख्ते तौस, नोट कर लीजिएगा, मयूर सिंहासन जिसे हम लोग कहते हैं, को निम्नलिखित में मुगल इमारतों में किस में रखा गया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में दोस्तों। तख्ते तौस यानी कि मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से मुगल इमारतों में किस में रखा गया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। आंसर है दोस्तों इट्स डी, दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम। ओके, द दीवाने खास एट द रेड फोर्ट एट दिल्ली, नोट कर लीजिएगा, आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस में एक खदान के रूप में पाया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है दोस्तों ये पाया गया था, इट्स अ डी, गोलकुंडा, नोट कर लीजिएगा, आंसर पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकता है एग्जाम में भी। हर क्वेश्चन के बाद आपको मैं बता दूं कि आप काउंट करते रहिए, एक कॉपी कलम लेके बैठिए, वहां पे लिखिए क्वेश्चन, एक बार आंसर लिख लीजिए, ये याद रह जाएगा आपको क्वेश्चन, ये डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर लिखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर द्वारा सम्मानित एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। अकबर द्वारा सम्मानित एक प्रसिद्ध जो जैन विद्वान थे उनका नाम बताना है। हेमचंद्र, हरिविजय, वास्तुपाला या भद्रबहु? आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, हरीज विजय, नोट कर लीजिएगा, बी है आंसर यहाँ पे। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है लोगों तक, ये जितने भी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास जा पा रहा है, इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग भी जुड़ रहे हैं ना, तो एक दूसरे को वीडियो शेयर करें कि ये क्यूज़ यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो क्यूज़ अटेंड करें आप लोग। ठीक है, सिर्फ अपना ना सोचे, दूसरों का भी सोचें, आपका भी भला होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ये फतेहपुर सीकरी में से इन 4 में से कौन सा ऐसा एक ये कह सकते हैं मीनार है या फिर महल है या मस्जिद है या कब्र है जो कि नहीं है यहाँ पे? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले क्यूज में बता भी चुका हूँ। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए, अकबर की अदालत में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का असली नाम बताना है यहाँ पे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको प्लीज़ नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। हर 3 सेकंड के लिए आपको टाइम मिल रहा है हर क्वेश्चन के लिए, तो 3 सेकंड एग्जाम में नहीं रहेंगे, आपके पास 1 सेकंड होंगे और आपके 1 सेकंड का कमाल वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन
करके जाएंगे, इसलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स सी, रामतन पांडे। नोट कर लीजिएगा, रामतनु पांडे इनका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? आंसर है दोस्तों इट्स ए, आगरा में। ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए, इट्स आगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 9th का आप लोग जल्दी से फटाफट, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है दोस्तों इट्स डी, इसमें बनवाने वाले कारीगरों के नाम इस पर उत्तीर्ण किए गए हैं। ये कारीगरों के नाम यहाँ उत्तीर्ण नहीं किए गए हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि उनके हाथ और काट दिए गए थे जब ताजमहल बन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों ने लड़ी थी? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन में कितने सही उत्तर किए हैं आउट ऑफ 10। आंसर है दोस्तों यहाँ पे नीचे बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ये दोस्तों, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 1 का टारगेट यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी, यहाँ से इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी का जो डिफ्लेक्टर होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर कहलाता है? चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा, अपस्फीतिक कारक कहलाता है वो। तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, यानी कि रेशियो ऑफ नॉमिनल यानी कि अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का नंबरिंग से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा, इकोनॉमिक्स लिख लीजिएगा वहाँ पे, आप लोग नीचे फिर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए कौन सी संस्था नज़र रखती है बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं? कौन सी संस्था नजर रखती है किस पे? तो बैंक वास्तव में नकद का शेष बनाए हुए है। आंसर कीजिएगा इट्स आरबीआई। ओके, ये क्वेश्चन तो कभी भी भूल के मत गलत कीजिएगा। आरबीआई जो है वो हमेशा हर बैंक के ऊपर एक अपना नज़र बैठाए रहती है कि कोई भी लेन देन या फिर कोई भी आपके जुर्माने से चीज़ें हैं वो उस पर जो शेष नकद बचते हैं उस पर कोई भी डिफॉल्टर ना हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि अपक्षपता, जी हाँ, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स बी, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, यानी सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम 2 गुड्स। ओके, चलिए आंसर बी होगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और बैंकिंग वाले स्टूडेंट जितने हैं यहाँ पे वो भी इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा का क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चौथा नंबर की निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखिए मिलान में आपको करके बता देता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो सही है, यानी कि 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए का बी और 2 का सी और 3 का ए, ये है आपका सही मिलान। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, ये क्रांति है और इसके नेता थे जो कि इसको नेतृत्व किए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति किए थे एमएस स्वामीनाथन, बी है यहाँ पे श्वेत क्रांति, ये किए थे वर्गीज कुरियन, और सी जो गुलाबी क्रांति है वो थे उसके नेता दुर्गेश पटेल। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना, रोलिंग प्लान कहते हैं इसको, को लागू किया गया था? रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे, कौन सी योजना के तहत? हमारा पंचवर्षीय योजना जो है कब से चला आ रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद से। ओके, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी। जी हाँ दोस्तों, 5वीं योजना में रोलिंग प्लानिंग को लेकर आया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर करते रहिए, हर 3 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा दोस्तों। कौन सा कर यानी कौन सा टैक्स समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? चलिए आंसर कीजिए, 3 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। चलिए तो आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीजीएल में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में कौन सा वो मार्केट है जहां पे एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? चलिए इसका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से, जो कि पिछले मतलब बार जो क्वेश्चन लास्ट क्यूज में पूछा था मैंने,
उससे रिलेटेड है ये कि आंसर होगा, पहले आप लोग जान लीजिए, इट्स अ डी, पूर्ण स्पर्धा यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। ओके, इनमें से मैंने एक से क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि किस प्रकार का मार्केट है था वो, तो परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे व्यवसाय जो होगा उसका जो यूनियन होगा उसकी कीमतों को नियंत्रण रखता है हमेशा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन रिलेटेड था पिछले क्यूज से। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग सभी। आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, इन्फ्लेशन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था का नाम बताइए जो कि महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, सरकार यानी कि गवर्नमेंट ही बनाती है। ओके, हर योजना। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए पढ़ के इसको। ठीक है, कौन कहता है कि अगर किसी आघात के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आघात स्थिर हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आघात, यानी कि आघात कैसे कहते हैं, जैसे कि सीमांत उत्पाद को में गिरावट आने लगेगी। ओके, तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है इनपुट फिक्स्ड और इवेंचुअली पॉइंट्स की, तो यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों इट्स अ ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि ह्रासमान सीमांत उत्पादक नियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा, अब हम लोग ज्योग्राफी में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका शुरुआत हो रहा है 21 से अब। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारा सिनारियो जो है आपका नंबरिंग गलत हो गया यहाँ पे, पर आप लोग आंसर यहाँ पे करते रहिएगा आप लोग। 21 है ये। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, राजस्थान। ओके, चलिए आंसर है डी यहाँ पे राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी राज्य भी राजस्थान है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बताया था कल मैंने। क्वेश्चन नंबर 12, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी, सैंडल चोटी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा इट्स अ सी, ये अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा आप लोग नीचे, आप लोग को अगर उत्तर पता है तो। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, टुंड्रा वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा, मरुस्थल का, पर्वत का, पठार का या महासागर का? फटाफट आंसर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, मरुस्थल का। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये होती है वर्षा दोस्तों, इट्स ए, पंजाब में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, आंसर कीजिएगा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन में पठारों में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो दक्कन के पठारों में कम होने का जो वर्षा होने का कारण है दोस्तों वो है ए, यानी कि यह एक वृष्टि छाया का क्षेत्र है, यानी कि रेन शैडो एरिया है ये। ओके, आंसर कीजिएगा अब अगला 27 का, कि इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्यतः ग्रीन हाउस जैसी नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ गया है आपके एग्जाम में, यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग। आंसर होगा दोस्तों इट्स अ डी, हाइड्रोजन। ओके, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र में फैले हुए वन को कौन सा है वो वन? ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन? आंसर है इट्स अ बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि, भारत के उत्तर पश्चिम नहीं पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं, तो ये आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, पाकिस्तान। ये उत्तर पश्चिम में ही है पाकिस्तान अपना। अगर आप नक्शा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ भारत का नक्शा है, अगर मान के चलिए, ठीक है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ फिगर।
ठीक है, तो ये जो एरिया है ये पाकिस्तान है, ये और ये उत्तर पश्चिम का ही पार्ट है ये। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा ये। ठीक है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या आसाम हिमालय? आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, सतलज और काली नदी कौन से एरिया में स्थित है ये? आंसर कीजिएगा सी, इट्स अ कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है सतलज नदी जो है वो कौन से राज्य में बहती है? तो पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए 31 इसको बोलिएगा, ये क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? पॉलिटी से क्वेश्चन अब आ चुका है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग कि इनमें से कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है। आंसर है दोस्तों इट्स ए, यूनाइटेड किंगडम के पास, यूके के पास लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष को छोड़कर अगर देखें तो ये होती है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा 2 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, इट्स यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, उस व्यक्ति 24 नहीं ये 34 है, एक्चुअली नंबरिंग गलत हो रहा है आप लोगों को पता है। और देखिए बीच में जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सबसे बोल दूं कि नंबरिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा इस सारे नंबरिंग को। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग आंसर महत्वपूर्ण है सारे के सारे, वो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा इट्स डी, कोई सीमा नहीं है इसका, नो बार। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों 32 यानी कि आर्टिकल 32 के द्वारा यहाँ संविधान में इनको हृदय और आत्मा से संदर्भित यानी कि इनको रिस्पेक्ट दिया गया है, कह सकते हैं इनको रेफर किया गया है एक तरह से इस नाम से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 यानी कि 37 है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 27 का नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए आंसर कीजिए। आंसर है दोस्तों इट्स डी, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों के उन्मूलन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन 28, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कब घोषित कर सकता है राष्ट्रपति? और ये भी बता दें कि फाइनेंशियल जो आपातकाल होता है वो घोषित करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है, और कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 360। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसके शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स सी, अपील क्षेत्राधिकार यानी कि एपलेट ज्यूरिडिक्शन। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 है ये, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? तो ये कर दी गई थी दोस्तों 15वें, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो भारतीय संविधान के संशोधन के तहत, तो 15वें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 साल कर दी गई है। ओके, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे यहाँ पे, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं वो सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे अटेंड किए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जितने भी लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे थे कि उसको कितना सही किया है आउट ऑफ 40 वो भी कमेंट करें, और वीडियो के क्वेश्चन आंसर सही लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो सिनेरियो में हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।